हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की उत्पत्ति। तो एग्जाम में ये दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह तो आता है कि लॉरेंज बल के आधार पर जो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है उसकी उत्पत्ति कीजिए, अथवा ये इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही देना है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई क्षण अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर चलाई जाती है तो उसके सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो विद्युत वाहक बल गति के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए उसको लोग गतिक विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, यानी मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। गतिक विद्युत वाहक बल गति के कारण उत्पन्न होता है। जब तक गति होगी तभी तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर उसको चलाना बंद कर दे तो विद्युत वाहक बल समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आज का टॉपिक हमारा है कि अभी जो पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके प्रीवियस लेक्चर था, उसमें क्षण को चला रहे थे। इसमें भी क्षण को चलाना है, लेकिन इसमें ऐसे क्षण को चलाना है जो किसी एक चालक तार पर रखी हो और चालक तार का आकार एक यू के आकार का है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं, हम शुरू करते हैं। इसका हम नोट्स भी बनवा देंगे आपको, पहले आप समझ लीजिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, कैसे रेडिएशन की शुरुआत कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम मानते हैं कि एक यू के आकार का एक चालक है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो हम यू के आकार का एक चालक तार मान लेते हैं इस प्रकार से। ध्यान समझना, एक यू के आकार का हमने एक तार मान लिया, इसको यू के आकार में मोड़ दिया गया, मतलब चालक तार है उसको हमने यू के आकार में उसको मोड़ दिया है इस प्रकार। ये एक चालक तार है, इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग पी क्यू आर और एस। एक यू के आकार का चालक हो गया जो रखा कहाँ हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, और क्षेत्र यहाँ पर लगा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। और अंदर की ओर जब भी कहीं दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को तो हमेशा क्रॉस द्वारा दिखाया जाता है। ये हम लोग कई बार ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जब भी कहीं चुंबकीय क्षेत्र को तल के लंबवत दिखाना होता है अंदर की तरफ, तो वहां पर कैसा दिखाते हैं हम लोग, क्रॉस। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये पूरा जो सिस्टम हमारा है यू के आकार का जो चालक तार है वो कहाँ रख दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र बी, जिसकी डायरेक्शन तल के लंबवत अंदर की तरफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस चालक, भाई चालक तार है तो मुख्य इलेक्ट्रॉन भी हो गए, तो सीधी सी बात है। और इस चालक तार में हम एक सीधी से एक छड़ रखते हैं, ये भी चालक पदार्थ की बनी है। एक छड़ रख देते हैं इसके ऊपर ऐसे, इसका नाम लिख देते हैं जे और के। इस चालक क्षण को हम इसमें रख करके खिसकाएंगे। ठीक है ना, और खिसकाने की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है, यानी ये v नियत वेग से इसको हम इस तरफ खिसका रहे हैं। ठीक है, अब जब खिसकाएंगे तो ये पिछले वाले भी हम वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी किसी तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं तो उस पर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है। भाई इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई चालक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो एक जनरल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन है और जो कि क्षण चला रहे हैं तो क्षण के अंदर स्थित है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ चलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन चलेंगे और जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसको हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है ना, या उसको चुंबकीय बल भी कहते हैं। तो चुंबकीय बल कार्य करेगा, उस बल का मान कितना होता है ये हम लोग जानते हैं। चुंबकीय बल का मान कितना होता है, F बराबर, अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो E V
और बी, और साइन थीटा होता है, क्यू भी साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा इस दिशा में चला रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र तल के अंदर लगा हुआ है, यानी चुंबकीय डायरेक्शन ऐसी है, इधर चलाते हैं तो बीच का कोण कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण 90 डिग्री। तो क्यू वी बी साइन थीटा में थीटा 90 रखेंगे तो क्यू वी बी बचेगा, और क्यू आवेश, और आवेश यहाँ इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात हो रही है तो क्यू जगह ई हो जाएगा। इतना बल कार्य करेगा, तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो होंगे सब किस दिशा में चलेंगे, इस दिशा में। अब ये कैसे जानेंगे इस दिशा में चलेंगे, तो लॉरेंज बल की दिशा निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में रखेंगे तर्जनी उंगली को, ये जो मध्यमा उंगली है इसको रखते हैं आवेश की गति की दिशा, धन आवेश की गति की दिशा में, ठीक है ना, या धारा की दिशा में कह सकते हैं। तो धारा की दिशा में धनावेश की दिशा मानी जाती है, इसलिए धनावेश की दिशा में रखेंगे इसको, चूंकि आवेश की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अंगूठा जिस दिशा में होगा उस दिशा में बल कार्य करेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है तो धनावेश की दिशा में चलेगा इस दिशा में, तो आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, धनावेश की दिशा, चालक पर जो बल लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, तो सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे सब जे से के की ओर चलने लगेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन सभी दिशा में चलेंगे, अगर ये यू के आकार का चालक तार रखा नहीं होता तो क्या था, जो पहले सिचुएशन थी हमारी पहले वाले लेक्चर में, तो क्या था, यहाँ पर सब ऋणावेशित हो जाते इकट्ठा और यहाँ पर सब धनावेश इकट्ठा हो जाते, तो इस सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्षण जो जेके है इस यू के आकार वाले चालक में रखी है, तो इलेक्ट्रॉन जो आएंगे उसके लिए एक बंद परिपथ मिल जाएगा। तो बंद परिपथ होने के कारण सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सब इस दिशा में चलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे तो सबसे दिशा में चलेंगे इस दिशा में। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो सब इस दिशा में चलेंगे। समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन सब जो है इस दिशा में चलेंगे। और जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो धारा का प्रवाह होता है। अब धारा का प्रवाह वैसे इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कह सकते हैं कि इस चालक तार में एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसकी डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन, ऐसे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, इस दिशा में धारा का प्रवाह होता है, यानी धारा इस दिशा में प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस जे के में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। धारा प्रवाहित तभी होती है जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्षण के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया है जिसके कारण इस चालक तार में धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। और दूसरा भी कारण देखो ये कि धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है, जब ये क्षण को चलाते हैं तभी तक धारा प्रवाहित होगी, इसको लोग प्रेरित धारा कहते हैं। ये प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो गई वो कब तक उत्पन्न रहेगी, जब तक हम क्षण को चलाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जब इसमें विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक इसको गति को हम बनाए रखते हैं चालक क्षण की, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है गतिक विद्युत वाहक बल, जो कि गति के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब है कि जब इसको चलाते रहेंगे तभी तक इसमें धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो ये बात जरा एक बार हम रिपीट कर देते हैं। हमने क्या माना है, इसको डेरिवेशन करने के लिए लॉरेंज बल के आधार पर जो फैराडे के नियम है, फैराडे के नियम तो पता है ना, कि जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी E बराबर होता है माइनस d∅/dt। ये बात क्लियर है कि नहीं, ये लोग फैराडे के नियम पढ़ चुके हैं। इसका डेरिवेशन करना है, मदद किससे लेनी है हमको, लॉरेंज बल। वो डेरिवेशन यहाँ पर करने के लिए हम मानते हैं कि एक यू के आकार का एक चालक तार है PQRS, जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। B की डायरेक्शन तल के लंबवत अंदर की तरफ है। इस चालक
जो तार है PQRS, उसकी भुजाओं पर एक हम J के एक क्षण रख करके इसको दाहिनी ओर कह सकते हैं। भाई इधर से दाहिनी ओर किसका है ना, इसको तो दाहिनी ओर एक नियत वेग से चलाते हैं। जब चलाते हैं तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उस पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है, जिसकी डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाल लेते हैं, जो कि J से K की ओर आती है। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है इस चालक क्षण में वो सब J से K की ओर चलने लगते हैं। चूंकि ये क्षण एक चालक दूसरी चालक क्षण पर रखी है, तो इसका मतलब है कि ये एक बंद परिपथ का काम करता है, और बंद परिपथ होने के कारण सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रास्ते से J K R Q J इस तरीके से एक बंद पथ मिल जाता है, और उसमें सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगते हैं। ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेंगे तो धारा का प्रवाह कैसे होगा, उसके विपरीत दिशा में। तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह किस डायरेक्शन में होने लगेगा, J Q R K J इस दिशा में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और धारा का प्रवाह जब शुरू हो जाता है तो इस चालक क्षण पर, इस चालक जो क्षण पर है वो एक कह सकते हैं ना कि जब भी कोई भी चालक तार यानी धारावाहिक चालक क्षण कह सकते हैं, जब भी कोई धारावाहिक क्षण पर क्षण अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो अब देखो ये जो धारावाहिक चालक क्षण कौन सी हो गई, J के, और ये कहाँ रखी हुई, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसका मान क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा। यहाँ थीटा यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। धारा ऊपर दिशा में प्रवाहित हो रही है, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, तो I और B के बीच का कोण 90 डिग्री हो गए। धारा ऐसे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो 90 डिग्री कोण हो रहा है यहाँ। तो IBL इस बल को मान लेते हैं F डैश है, तो किस दिशा में लगेगा, ये भी हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार लगाएंगे, उंगलियां, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये रखना है आपको धारा की दिशा में, तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो देखो इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ है, धारा की दिशा में प्रवाहित हो रही है, ऊपर की तरफ बल की दिशा में लगेगा इस दिशा में, यानी चालक क्षण को चला रहे हैं हम दाहिनी ओर, और जो बल उत्पन्न हो रहा है इस पर वो किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, बाईं ओर। कितना बल उत्पन्न हो रहा है, IBL। ठीक है ना। इतना बल इस तरफ कार्य करने लगता है। इसी बल के विरुद्ध हमको इस तरफ चलाना है, तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ता है वही उसमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। बिना कार्य की ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। ठीक है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं। भाई अपने आप ऊर्जा थोड़ा उत्पन्न हो जाएगी, इसमें हम कोई कार्य कर रहे हैं, इसमें यांत्रिक कार्य जो इसको चला रहे हैं इस तरफ, तो वो जो यांत्रिक कार्य हो रहा है वही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। और इस बल के विरुद्ध अगर इधर चलाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इस बल के बराबर और विपरीत दिशा में एक बल लगाना पड़ेगा, तभी तो ये चलेगा इस दिशा में। ठीक है ना। तो इतनी बात को जरा पहले हम लोग अपनी भाषा में लिख लेते हैं, ताकि आपको नोट्स भी सही से बन जाए। बात क्लियर हो गई। यानी इस चालक क्षण क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में रखे होने के कारण उसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो एक चुंबकीय बल कार्य करता है धारावाही चालक पर, और उस बल का मान हम लोग IBL साइन थीटा से निकालते हैं, जहां पर I तो धारा हो गई, B चुंबकीय क्षेत्र, L क्या हो गई, उस क्षण की लंबाई। इस क्षण की लंबाई अगर हम मान लेते हैं L है, तो बल कितना लगेगा, IBL साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो बल कितना लगेगा, F डैश मान लिया, उसका मान हो जाएगा IBL। वो किस दिशा में लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठे की दिशा पर बल हो जाएगा, तो इस दिशा में बल कार्य करेगा। ठीक है ना। इतनी बात तो हमको यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है ना। तो इसको पहले हम लोग इसकी भाषा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की कहानी शुरू करेंगे। ठीक है।
इसकी भाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो हमने बताया है उसको इस प्रकार से लिखे कि माना यू आकार का एक चालक पी क्यू आर एस एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। आप लोग कागज देख रहे हैं इसलिए कागज के तल के लंबवत, अगर हम बोर्ड की बात करेंगे तो बोर्ड के तल के लंबवत हो जाएंगे। वो अंदर की ओर है। इस चालक की भुजाओं PQ तथा RS पर एक क्षण J के दाईं ओर नियत वेग V से चलाई जाती है। भाई PQ एक भुजा हो गई, RS एक भुजा हो गई, उस पर एक क्षण J के को दाहिनी ओर एक नियत वेग V से चलाते हैं हम लोग बैक तरफ, दाहिनी ओर तरफ इस दिशा तरफ चलाया जाता है। चालक क्षण की गति के कारण उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल, जिसको हम लॉरेंस बल कहते हैं, F बराबर EVB साइन थीटा है, साइन 90 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री है, V और B के बीच का कोण कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन J से K को चलने लगते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनों के लिए एक बंद परिपथ JKRQJ उपलब्ध है, जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन J से K को चलेंगे और बंद परिपथ होने के कारण सब इस पाथ में चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो धारा का प्रवाह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होने लगता है। तो वो हम वही बात हमने लिखी है कि बंद परिपथ JKRQJ ये बंद परिपथ उपलब्ध है, जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। इस प्रकार परिपथ में वैद्युत धारा I, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, KJQRK दिशा में प्रवाहित होने लगती है। अब ये पता है कि जब भी कोई चालक क्षण धारावाही चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, उसमें धारा अगर I प्रवाहित हो रही है, उसकी लंबाई L है, तो उस पर कितना बल कार्य करता है, IBL साइन थीटा। थीटा यहाँ पर धारा और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण है। धारा प्रवाहित ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है अंदर की तरफ, 90 डिग्री कोण हो जाएगा, तो IBL साइन 90 यानी IBL के बराबर मान हो जाएगा। डायरेक्शन हम लोग देखते हैं, जहाँ L चालक क्षण की लंबाई है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर निकालेंगे तो कैसे आती है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, धारा की दिशा ऊपर की तरफ ऐसे लगाएंगे ना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ, धारा ऊपर की तरफ, बल लगेगा इस तरफ, यानी F डैश का जो मान होगा वो किस तरफ लगेगा, बाईं ओर लगता है, इस तरफ बाईं ओर, ठीक है ना। दाहिनी ओर इस तरफ चला रहे हैं, बल लग रहा है बाईं ओर। अब इसको चलाए रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बाहर से बल लगाना पड़ेगा जो इस F डैश के बराबर हो और विपरीत हो। समझ आ रहा है, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके आगे कराते हैं आपको। नोट कर लें इसको, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः क्षण J के को दाईं ओर चलाना है, हमको दाईं ओर चलाना है, ठीक है ना भाई। जब तक चलाएंगे तभी तक धारा का प्रवाह होगा, चलाना बंद कर देंगे तो कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, नहीं कोई लॉरेंस बल कार्य नहीं करेगा। लॉरेंस बल कार्य तभी करता है जब कोई आवेश गति करता है, तो चलाएंगे नहीं तो गति नहीं होगी, गति नहीं होगी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर चलाए रखना है, अतः क्षण JK को दाईं ओर चलाए रखने के लिए एक बल F रखने के लिए
बल एफ डैश के बराबर हुआ विपरीत दिशा में एक बल F लगाना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आ गई ना। अगर इस तरह अपने आप बल उत्पन्न हो जाता है जो इस गति का विरोध करता है, ठीक है ना, और उस बल के विरुद्ध हमको अगर इधर चलाए रखना है तो हमको इसके बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी ये चलता रहेगा, नहीं तो रुक जाएगा फिर। तो इस क्षण जेके को दाहिनी ओर चलाए रखने के लिए बल F के बराबर विपरीत दिशा में एक बल F दाईं ओर लगाना पड़ेगा, अर्थात जो बल का जो मान होगा, जो बाहर से बल हम लगाएंगे उसका मान किसके बराबर होगा, एफ डैश के बराबर हो, लेकिन दिशा क्या होगी उसकी विपरीत। तो ये दिशा लगा दिया हमने माइनस, ठीक है। तो एफ डैश का मान हमने ऊपर निकाला था, कितना मान है एफ डैश का मान, वो था मान हमारा IBL, ये तो है ना। एफ डैश का मान इतना बल कार्य करता है, ये इधर तरफ बल लग रहा है एफ डैश, उसका मान कितना है IBL, माइनस साइन के साथ यहाँ लगा दिया। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कितना बल कार्य करता है, ठीक है। और अगर हम इस बल की मदद से अगर हम ये कहें कि इसको खिसका करके हम यहां ले आए सड़क में, इसको यहां पर खिसका ले आए, ये दूरी हमने मान लेते हैं डेल्टा एक्स, यानी ये जो पोजीशन खिसका करके आने के बाद है जे डैश और के डैश, हमारा यानी ये इधर तरफ खिसका रहे हैं, तो मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय में ये डेल्टा एच दूरी विस्थापित हो जाती है। तो इस खिसकाने में कितना कार्य करना पड़ेगा ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो कार्य करेंगे तभी तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो लीजिए लिखिए डेल्टा टी समयांतराल में इस बल F द्वारा क्षण जे के को डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। W इक्वल टू क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, बल है F, विस्थापन है डेल्टा एक्स। ये मान लीजिए इस बल F द्वारा क्षण JK को डेल्टा एक्स विस्थापित करने में किया गया कार्य, हमने खिसका करके बल लगाया इस दिशा में, F बल की दिशा में लगा रहे हैं इस दिशा में, ठीक है ना, और उसको हमने खिसका करके यानी इस दिशा में हमने F बल लगा करके उसको यहां तक ले आए, कितना डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स स्थापित करने के किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर बल गुणित विस्थापन, बल का मान F माइनस IBL और इंटू डेल्टा एक्स। समझ में आ रही। अगर ये वेग अगर v है तो डेल्टा एक्स का मान होगा कितना, यानी डेल्टा टी समय अगर लेता है यहां से यहां तक विस्थापित होने में तो कितना दूरी विस्थापित हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यदि डेल्टा टी समय में विस्थापन डेल्टा एक्स होता है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणित समय। चाल तो नियत वेग हमने मान रखा है, नियत वेग से चला रहे हैं, तो नियत वेग से
चलाए अगर रखते हैं तो कितनी दूरी विस्थापित हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, जो हमने यहाँ लिखा है कि क्षण जेके को दाहिनी ओर नियत वेग से चलाए रखने के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, नियत वेग से चलाए रखने के लिए बल F के बराबर और विपरीत दिशा में एक बल F दाहिनी ओर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर नियत वेग से आप शब्द यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसी। ठीक है, डेल्टा एक्स वो तो डेल्टा एक्स इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स का मान जरा यहाँ लगाओ ऊपर वाले समीकरण में, तो इसलिए डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस आई वी एल और डेल्टा एक्स हो जाएगा वी इंटू डेल्टा टी। बस हमें एक्स की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लो इसको, आप केवल गणित तरीके सॉल्व करिए इसको। बी इसमें सकते हैं बी एल और वी और यहाँ पर लिख सकते हैं आई इंटू डेल्टा टी। बी एल वी तो हमने लिख लिया, आई डेल्टा टी को पास पास लिख देते हैं। यहाँ देखो, यदि या डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समयांतराल में परिपथ में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। जो धारा परिभाषा से I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो यहाँ पर Q इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी और टी हमने क्या लिया है, डेल्टा टी। Q इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, यानी आई इंटू टी किसके बराबर हो जाएगा, Q के इक्वल टू हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, W इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस बी एल वी इंटू Q, ये लिख सकते हैं ना। इस समीकरण को डाल लीजिए समीकरण नंबर 2। आज कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ कुछ नहीं, इसमें बहुत आसान है। ये तो हमने बराबर विपरीत कर दिया है डैश के। अब इसको इतना बल लगा करके डेल्टा एक्स दूरी अगर खिसका रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, बल गुणित विस्थापन। बल का मान लगा दीजिए यहाँ से आई बी एल डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स का मान जो वेग हमने माना है v है और समय लग रहा है डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा, v इंटू डेल्टा टी। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र लगाया गया है यहाँ पर, तो यहाँ से दूरी वाला चाल गुणित समय हो जाएगा। तो ये डेल्टा एक्स का मान यहाँ पर लगा दिया गया, तो W का मान हो जाएगा माइनस आई बी एल वी इंटू डेल्टा टी। फिर यहाँ पर I और डेल्टा टी को पास पास लिख लिया गया। ठीक है ना, इसलिए लिख दिया गया I टू डेल्टा किस बराबर हो जाएगा, Q के, यानी परिपथ में जो आवेश होगा वो किस बराबर हो जाएगा, I इंटू डेल्टा टी। इतना आवेश प्रवाहित होगा तो Q का मान यहाँ पर लगा देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा W इक्वल टू माइनस बी एल वी इंटू Q। ठीक है ना, ये इतना तो कार्य कर दिया गया इसको विस्थापित करने में। ठीक है ना, और विस्थापित करें तभी इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो विस्थापित नहीं करेंगे, रोक देंगे तो कोई विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे करते हैं। विद्युत वाहक बल की परिभाषा से क्षण जे के में प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है ना। विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या कहती है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य को उसका विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब अगर प्रवाहित आवेश अगर Q है
समझ आ रहा है? अगर प्रवाहित आवेश अगर Q है तो उसको प्रवाहित करने में कार्य कितना करना पड़े, कार्य किस कार्य करके कर रहे हैं और किस कार्य है तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना, तभी उसको गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, W, ये हमने निकाला है, W बराबर IBL VQ अपान Q कर देते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर W का मान लगा दीजिए तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस BLV इंटू Q बटे Q से Q कैंसिल, E इक्वल टू हो जाएगा माइनस BVL। इसको डालिए क्वेश्चन नंबर। यहाँ तक कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। उसके आगे सुनो। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने लॉरेंज बल के आधार पर निकाल लिया कि इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ठीक है ना। अब जरा आ जाओ चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं हम। चुंबकीय फ्लक्स, ये तो पता है चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या होता है, उससे गुजरने वाली यानी जो परिपथ हमारा है या कोई भी तल है उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब अगर जो परिपथ हमारे बंद परिपथ कौन सा है, ये वाला बंद परिपथ JKRQ, इस बंद परिपथ से बल रेखाएं जो गुजर रही हैं वो तल के लंबवत अंदर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर तरफ आना है तो बल रेखाएं भी बाहर से अंदर तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। तो इतनी बल रेखा मान लेते से गुजर रही है, देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बल रेखा गुजरते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, 12। जब हम ये तो तब होगा जब ये स्थिर है तब, लेकिन जब चलाएंगे तो क्या होगा, इससे गुजरने बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। जैसे अगर हम चला करके उसको मान लो किसी समय यहाँ पर J और J' और K' में ले आए तो बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर 12 तो थी, 13 14 15 16, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। इसका मतलब जब ये भी जानते हैं कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक विद्युत वाहक बल हम लोग ने लॉरेंज बल के आधार पर निकाला है, एक विद्युत बल निकाले जाए चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जरा निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालने का देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का जो सूत्र हमारे पास उपलब्ध है वो कौन सा सूत्र है, I बराबर BA cos थीटा होता है कि नहीं। इसका अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो B चेंज हो या तो A चेंज हो या तो थीटा चेंज हो, तभी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा। अब यहाँ थीटा तो नहीं चेंज हो रहा है, B एक समान चुंबकीय क्षेत्र वो भी नहीं चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो उसका क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल पहले इतना है इस चालक का, यानी इस जो परिपथ बना हुआ उसका क्षेत्रफल कितना है, इतना। जब हमने इसको खिसकाना शुरू किया तो क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा, यानी क्षेत्रफल परिवर्तन हो रहा है। तो क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है तो इसका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना हो रहा है ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा जाए इसमें, परिपथ से गुजरने वाला, परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा फाई। फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू डेल्टा ए, B इंटू डेल्टा ए और साइन BA cos थीटा होता है। तो यहाँ थीटा चूंकि तल के, देखिए तल जो हमारा है इस चालक का तो कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अगर लंबवत होगा तो थीटा का मान कितना होता है, 0 अंश। तो हम लोग जानते हैं ना जब कोई तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है तो थीटा का मान 90 होता है, क्योंकि थीटा तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण नहीं होता। तल पर खींचा गया अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। अभिलंब खींचेंगे अंदर तरफ जाएगा तो B और A एक ही दिशा में हो जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 अंश। इसलिए यहाँ पर हम B डेल्टा A लगाएंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर ना B बदल रहा है ना थीटा बदल रहा है। तो
डेल्टा ए का मान कितना हो जाएगा, फाई बी बराबर, या फाई बराबर लिख सकते हैं क्योंकि रिलेशन परिवर्तन, फाई बी बराबर बी, और डेल्टा ए का मान कितना हो जाएगा, कितना परिवर्तन हुआ, पहले इतना था, ध्यान दीजिए इसमें चित्र में, पहले इतना था अब हो गया इतना, तो परिवर्तन कितना हुआ, इतना तो बढ़ा, क्षेत्रफल कितना बढ़ा, इतना, यानी जे के डैश जे डैश इतना बढ़ा, इतना क्षेत्रफल निकाल लो, केवल क्षेत्रफल परिवर्तन निकल आएगा, कितना क्षेत्रफल, ये आयत जैसा दिख रहा है हमको, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई हमने मान रखी है एल है और चौड़ाई कितनी है डेल्टा एक्स है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, कितना क्षेत्रफल परिवर्तन हुआ, हमारा कितना क्षेत्रफल परिवर्तन हुआ, तो इतना फ्लक्स में परिवर्तन निकाल लिया हम लोगों ने, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय परिवर्तन की दर हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से, समय से भाग देते हैं, फ्लक्स परिवर्तन की दर निकल आती है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर कितनी हो गई, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा से भाग दे दो इसमें, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी एल और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। अब ये दूरी बटे समय है, ये दूरी बटे समय है, तो दूरी बटे किसके बराबर हो जाएगा, चाल के बराबर, तो ये लिख सकते हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू बी एल वी, लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर हम लोग निकाल ली, ये किसके बराबर निकल करके आई है, बी एल वी के बराबर आ गई, ठीक है ना। अब जरा समीकरण नंबर 3 और 4 को जरा ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर कर दे रहे हैं, उसके बाद समीकरण 3 व 4 से क्या लिख सकते हैं, देखो बी एल वी का मान यहाँ लगा दो, क्या आ जाएगा, माइनस ई के बराबर आएगा, या बी एल वी का मान यहाँ रख दो, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, बात एक ई है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यही तो हमारा है फैराडे का नियम, कि किसी परिपथ में अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है ना। ऋणात्मक दर का मतलब जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है या प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा ऐसी है जो उस कारण का विरोध कर रही है जिससे वो स्वयं उत्पन्न हो रही है। भाई गति कराने से उत्पन्न हो रही है और गति का विरोध करने के लिए बल और अपने आप से उत्पन्न हो जाता है F', ठीक है ना। तो वो रेशियो यहाँ पर प्रदर्शित करता है, लेंज का नियम यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो फैराडे के दोनों नियम है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान उत्पन्न हो जाता है अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो, और रेशियो बताता है विद्युत वाहक बल हमेशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। इसका मतलब ये हमारा प्रूवमेंट हो गया, यही फैराडे का नियम, इस प्रकार से ये हमारे डेरिवेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? उसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट भी करें इसमें कमेंट बॉक्स में जा करके। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।